अहिल्या। ये कहानी लिखी है रीता गुप्ता ने और आप तक पहुंचा रही हूं मैं चेतना। शादी के बाद अंकुर तुहिना को माँ से मिलाने गांव ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उन्हें हनीमून मनाने यूरोप भेज दिया। दिवाली पर जब अंकुर तुहिना को लेकर गांव गया तो तुहिना की सास ने उसे वो राज बताया जिससे अंकुर भी अनजान था। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अहिल्या। आज अरमानों के पूरे होने का दिन था। स्वप्निल गुलाबी पंखड़ियों सा नर्म, खूबसूरत और चमकीला था तुहिन और अंकुर की शादी का दिन। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन बनती तुहिना बीते वक्त को यादों के गलियारों से गुजरती पार करने लगी। वो दोनों इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में दोस्त बने थे जब उन दोनों की एक ही कंपनी में नौकरी लगी थी, कैंपस प्लेसमेंट में। फिर बातें होनी शुरू हुई, नई जगह जाना, घर खोजना और एक ही ऑफिस में ज्वाइन करना। दोनों ने ही ऑफिस के पास ही पीजी खोजा और फिर जीवन की नई पारी शुरू की। फिर हर दिन मिलना, ऑफिस की बातें करना, बॉस की शिकायत करना वगैरह वगैरह, और कभी कभी शाम को साथ में नाश्ता करना या सड़क पर घूमना। धीरे धीरे दोस्ती का स्वरूप बदलने लगा था। अब घर परिवार की पर्सनल बातें भी शेयर होने लगी थीं। दोनों ही अपने परिवार में इकलौते बच्चे थे और दोनों के ही पिता नौकरी पेशा। हाँ, लेकिन तुहिना की मम्मी जहाँ एक कॉलेज में पढ़ाती थी, वहीं अंकुर की मम्मी गांव की सीधी सरल महिला थीं और वे गांव में ही रहती थीं। अंकुर के पिताजी शहर में अकेले ही रहते थे और अंकुर की छुट्टियां होने पर दोनों साथ ही गांव जाते थे। दोनों 4-5 दिनों के लिए ही जाते और फिर शहर लौट आते। तुम्हारी मम्मी साथ क्यों नहीं रहती? तुहिना ने एक मासूम सा सवाल पूछा था। दरअसल गांव में हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, सैकड़ों एकड़ खेत खलियान और गौशाला भी। फिर घर भी बहुत बड़ा है। जैसे पीजी में मैं अभी रह रहा हूँ, वैसे तो हमारी गौशाला भी नहीं है। माँ वहाँ रहकर सबकी देखभाल करती हैं। साल भर तो एक ना एक फसल काटने और रोपने की जिम्मेदारी रहती है। उन सबको कौन देखेगा अगर माँ शहर में आ जाएगी? हमारे घर आने का तो वो बेसब्री से इंतज़ार करती है। आज भी वो छोटे बच्चे की तरह ही मुझे दुलारती है, अंकुर ने बताया था। अच्छा, तो तुम खेतिहर बैकग्राउंड से हो? मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं। हाँ, मैंने गांव फिल्मों में ज़रूर देखा है। दादा दादी या नाना नानी सब शहर में ही रहे हैं और मेरी अब तक की ज़िंदगी फ्लैट में ही कटी है, तुहिना ने विस्फारित नयनों से कहा। अच्छा, शादी होने दो तो तुम भी गांव देख लेना, वो भी अपना वाला, अंकुर ने हंसते हुए कहा। तो तुहिना चौंक गई। शादी? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? इस पर भला कोई पूछता है? तुहिना ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से चीखते हुए पूछा। अब मैं ठहरा गांव का गवई आदमी, मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं, पर मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। क्या हम शादी कर लें? अंकुर ने तुहिना की हथेली को अपने हाथों में लेते हुए कहा। ब्यूटी पार्लर में बैठी तुहिना के दिमाग में रील की तरह ये सब घूम रहा था। कितनी आनन फानन, फिर सारी बातें तय हो गईं। नौकरी के 1 साल होते होते दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये सोचकर तुहिना रोमांचित हो रही थी। दोनों के ही घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। तुहिना के मम्मी पापा तो ये सुनकर खुशी ही हुए थे कि अंकुर की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। अंकुर के पिताजी, जो पटना में एक बैंक में काम करते थे, तुहिना से मिलने बेंगलोर चले गए और तुहिना के माता पिता भी उसी वक्त बेंगलोर जाकर उन लोगों से मिल लिए। ऐसा लगा मानो सब कुछ पहले से तय हो, बस औपचारिकता पूरी करनी रह गई थी। अब बारात दिल्ली तुहिना के घर कब आएगी, ये सब तय होना था। तुहिना के मम्मी पापा जहाँ डरे हुए थे कि ना जाने अंकुर के पिता की क्या मांग हो, कितनी दहेज की इच्छा जाहिर करेंगे, पर हुआ इसके ठीक उलट ही। उन्होंने ऐसी कोई भी मांग या विशेष इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि 2 महंगे सेट भारी भरकम जड़ाऊ वाले तुहिना को दे दिए। तुहिना का मेकअप अब हो ही गया था। तुहिना ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और 4-5 सेल्फी ली।
बारात में गिने चुने लोग ही आए थे और शादी में अधिक मेहमान तो तुहिना की ही तरफ से थे। बारात में महिला तो एक भी नहीं आई थी, क्योंकि अंकुर के गांव में महिलाएं बारात में नहीं जाती हैं। ऐसा ही कुछ उसके पिताजी ने बताया था। शादी खूब अच्छी तरह से संपन्न हुई। विदा होकर तुहिना उसी होटल में गई जहां अंकुर के पापा ठहरे हुए थे। मोबाइल पर वीडियो कॉल पर अंकुर ने अपनी माँ से उसे मिलवाया। सचमुच बेहद स्नेहिल दिख रही थी उसकी माँ। बार बार उनकी आंखें छलक रही थी। माँ, अब बस हम तुम्हारे पास ही तो आ रहे हैं, तुम रो मत, अंकुर ने उन्हें भाव विभोर होते देखकर कहा। तभी उसके पापा आ गए और कॉल समाप्त हो गई। अंकुर के पापा बेहद खुश दिख रहे थे। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और एक लिफाफा पकड़ाया। लो बच्चों, ये तुम दोनों को मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट, यूरोप का 15 दिनों का हनीमून पैकेज। कल सुबह ही निकलना है यहीं दिल्ली से, सो तैयारी कर लो। तुहिना और अंकुर आश्चर्यचकित रह गए। पर पापा, फिर माँ से मिलना कैसे होगा? हम घूमने के बाद में भी तो जा सकते हैं, अंकुर ने आनाकानी करते हुए कहा। घूमकर सीधे गांव ही आ जाना, अभी जाके शादी एंजॉय करो, गांव में तुम लोग बोर हो जाओगे, अंकुर के पापा बोले। इस तरह अंकुर और तुहिना फिर यूरोप टूर पर निकल गए। 15 दिन कैसे गुजर गए दोनों को पता ही नहीं चला। सब कुछ मानो एक स्वप्न की तरह चल रहा हो। लौट कर दोनों सीधे बेंगलोर ही चले गए। इस तरह तुहिना अपनी सासू माँ से नहीं मिल पाई। तय हुआ कि 2 महीने बाद दिवाली के वक्त गांव चले जाएंगे दोनों। 2 महीने बाद जब तुहिना पहली बार गांव जा रही थी तो उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। जाने कैसी होगी अंकुर की माँ, वहाँ लोग कैसे होंगे, या फिर गांव का घर कैसा होगा। बेंगलुरु से वे लोग पटना पहुँचे और वहाँ से अंकुर के पापा के साथ वे लोग सड़क मार्ग से गांव की ओर चल दिए। कोई 3-3.5 घंटे में वे लोग गांव पहुँच गए। रास्ते की हरियाली उसका मन मोह रही थी। बरसात बीत चुकी थी। पेड़ पौधे, खेत सब चमकदार, हरे परिधान पहन नई दुल्हन की तरह मानो स्वागत कर रहे थे। अंकुर बीच बीच में अपनी माँ को बता रहा था कि वे लोग कहाँ तक पहुँचे या कितनी देर में पहुँच जाएंगे। रास्ते में पहली बार तुहिना अपने ससुर जी से भी इतनी घुल मिलकर बातें करती जा रही थी। उसके ससुर जी काफ़ी लंबे, बलिष्ठ, कदकाठी के व्यक्ति थे, जिन पर उम्र अपनी छाप नहीं लगा पाई थी अब तक। जब कार लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल को पार करते हुए एक दरवाजे के सामने जाकर रुकी तो तुहिना हैरान रह गई उस दरवाजे को देखकर। अर्ध गोलाकार बड़े से उस नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के ऊपर महीन काश्तकारी की हुई थी। दरवाज़ा तो इतना बड़ा था मानो उसमें से हाथी निकल जाए। अवश्य इन दरवाज़ों का प्रयोग हाथी घुसाने के लिए किया जाता होगा। वो अब तक मुंह बाएं दरवाजे को ही देख रही थी कि अंकुर ने कुहनी मारी। सामने उसकी सासू माँ खड़ी थी। गोल सा चेहरा, गेहुआ रंग, मझोली कदकाठी, उल्टे पल्ले की गुलाबी रेशमी साड़ी पहनी उसकी सासू माँ ने उसे सिंदूर का टीका लगाया। बेटे बहू दोनों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। गांव के मुहाने से कार के पीछे पीछे दुल्हन देखने को बहुत से बच्चे आ गए थे। ये तो अच्छा हुआ था कि तुहिना ने आज सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहना था, वरना बड़ी शर्माती कि सासू माँ सिर पर पल्लू लिए हों और बहू जीन्स टॉप में। अंकुर ने कुछ भी नहीं बताया था। वो पूछती रह गई थी कि वो क्या पहने, कैसे कपड़े लेकर वो गांव चले। उसकी सासू माँ उससे सब नई दुल्हन वाले नेक करवा रही थी। जब उसने अंदर प्रवेश किया तो वो चकित रह गई कि घर कितना बड़ा है। उसे घर नहीं, हवेली, कोठी या महल ही कहना चाहिए। सारी जिंदगी फ्लैट में रहने वाली तुहिना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ससुराल का घर इतना विशाल होगा। मुख्य दरवाजे को पार कर बड़ा सा दालान था। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आंगन था। आंगन बीचों बीच था और उसके चारों तरफ कमरे दिखाई दे रहे थे। आंगन और फिर दालान पार कर 2 कोनों पर सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। वहीं तीसरे कोने में एक सुंदर सा झूला था। सासू माँ तुहिना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगी। अंकुर को भी दुलारते हुए वो ले चली। तीसरे तले पर पहुँचते पहुँचते तुहिना हाँफ गई थी। दुल्हन, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो। कोई उसका सामान वहाँ पहले ही पहुँचा चुका था। वो कमरा कहने को था पूरा हॉल। शायद महानगरों के बहुमंजिली इमारतों के 1-2 बेडरूम फ्लैट इसमें समा जाए।
कमरे से निकली। बालकनी की रेलिंग पर बहुत सुंदर नक्काशीदार काम था। झरोखे नुमा खिड़कियां अलग मन मोह रही थीं। तुहिना कमरे का मुआयना कर ही रही थी कि उसने देखा अंकुर माँ की गोदी में सिर रखकर लेट चुका था। माँ उसका सिर सहलाते हुए कह रही थी, ये घर आज घर लग रहा है, वरना मैं अकेले एक कोने में पड़ी रहती हूँ। वर्षों से रंग रोगन नहीं हुआ था और ना ही मरम्मत। जब शादी की खबर मिली तो मैंने झट मरम्मत का काम शुरू करवाया, पर इतना बड़ा घर, काम पूरा ही नहीं हुआ। मेरी इच्छा थी कि तेरी बहू को मैं साफ सुथरे घर में ही उतारूंगी, इस भूतिया हो चुके घर में नहीं। अभी 2 दिन पहले ही तो मजदूरों ने अपने बांस बल्लियां यहाँ से हटाए हैं। बहू के आने से आज घर में मानो रौनक आ गई। अच्छा, तो ये राज है उस अचानक हनीमून पैकेज का, तुहिना ने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर अंकुर की माँ ने तुहिना को पास बुलाकर चाबियों का गुच्छा थमाते हुए कहा, लो संभालो अपनी जिम्मेदारी, अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने वर्षों इंतजार किया कि कब अंकुर की बहू आएगी जो इस तरह सब गृहस्थी संभालेगी। उनके ऐसे बोलते ही तुहिना को मानो बिच्छू ने काट लिया। उसने बेबसी से अंकुर की तरफ देखा। अंकुर ने उसके भाव समझते हुए कहा, माँ ये बस आप ही संभाल सकती हो, तुहिना नौकरी करती है, उसे छोड़ वो कहाँ इन सब झमेलों में रहने आएगी। अंकुर ने माँ को गुच्छा लौटाते हुए कहा। अच्छा, जब तक है तब तक तो संभाले, सब कुछ देखे समझे, कहती हुई वो चाबियां वहीं छोड़कर चली गई। वो दिन तो थकान उतारने में ही बीत गया। अगले दिन तुहिना हवेली में घूम घूम कर देखने लगी सब कुछ। कौतूहलवश हर झरोखे से झांकती, हर खंबे के पास खड़ी हो सेल्फी लेती, तो कभी बंद दरवाजे की ही खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती। चाबी के गुच्छे को भी वो हैरानी से देखती। वैसे ताला चाबी तो अब दिखते भी नहीं, कम से कम तुहिना ने तो नहीं देखा था। हर कमरे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उस बड़े से ताले को देख उसे किसी लटके चेहरे वाले बूढ़े की याद आ रही थी। दिवाली में अभी 2 दिन और थे, पर घर तो उसी दिन से सजा हुआ था जिस दिन से वे सब आए थे। अंकुर देर तक सोता रहता और तुहिना को समझ आ रहा था कि अंकुर घर सिर्फ सोने और खाने ही आता है। शायद उसे भी सभी कमरों की कोई जानकारी नहीं थी। अंकुर उठो ना, मैं बोर हो रही हूँ। सुबह के 11 बजने को आए और तुम अभी भी नहीं उठे। तुहिना ने अंकुर को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंकुर नहीं उठा तो वो रसोई की तरफ चल पड़ी। वहां मम्मी खाना बनाने में बिजी थी। सबकी पसंद के पकवान बन रहे थे। जब सब घर आते हैं तभी इसी रसोई में रौनक आती है, वरना मैं उधर अपने कमरे में ही कुछ पका लेती हूँ। अब सीढ़ियाँ भी तो चढ़ी नहीं जाती हैं। ना ना बिटिया, तुम रहने दो, अपने घर पर तो करती ही होगी। कुछ दिन यहाँ मेरे हाथ के खाने का स्वाद ले लो। जा बिटिया, घूमो फिरो, अपने घर को देखो समझो। अंकुर तो कभी देखता ही नहीं है, और ना ही उसके बाबा। तुम संभाल लो, मेरी ये जिम्मेदारी खत्म हो बेटा। तुहिना के हाथ बटाने के लिए आते देख उन्होंने टोक दिया। बेटी, क्या सास ससुर मिले हैं तुम्हें? तुहिना की माँ फोन पर उसे बोलती। अब तुहिना को वाकई इधर उधर डोलने के सिवा कोई काम नहीं था, सो वो अब हर कमरे को खोल खोल कर देखने लगी। हवेली के पिछवाड़े में खलिहान था, जहाँ शायद फसल कटने पर रखी जाती थी। अनाज की कोठरियाँ थी और बड़ी सी गौशाला थी, जहाँ कई मजदूर लोग थे जो वहाँ मौजूद दसियों गायों की देखभाल करते थे। तुहिना ने सब पता किया। दूध हर दिन विशेष गाड़ी से पटना स्थित एक डेयरी फार्म में जाता था और अनाज की बोरियां भी ट्रकों में भर मंडियों में बिकने जाती थी। अब तक थैली में दूध खरीदने तुहिना आश्चर्य से अपनी मिल्कियत देख रही थी। एक बात उसे अजीब लगती थी कि उसकी सास अपने पति यानी उसके ससुर से पर्दा करती थी, जबकि तुहिना को कुछ भी मनाही नहीं थी। एक दिन तुहिना ने सुबह सुबह देखा था, आंगन में ससुर जी कुर्सी पर बैठे थे और सास एक बहीनुमा खाते को खोलकर कुछ बता रही थी। वो ऊपर तले की मुंडेर से नीचे झांक रही थी। पूरे वक्त उसकी सास कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी। उसने ये भी देखा कि उन्होंने बहुत सारे रुपए जो एक पोटली में बंधे हुए थे उनके हाथ में दिए। ससुर जी ने ना उसे गिना और ना ठीक से देखा, उसे फिर से बांध सास के ही हाथ में थमा दिया। वे बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे अंकुर से कुछ जबरदस्ती करवाओ तो करता है। वो हाव भाव में समझ रही थी। ऊपर से दिवाली का दिन था। अंकुर दोपहर से खाना खाकर फिर सो गया था।
उसके ससुर जी नीचे कमरे में थे और तुहिना रसोई के बगल वाले स्टोर रूम में घुसकर संदूकों और बक्सों को खोल खोल कर देख रही थी। बहुत पुराने पुराने कपड़े थे। कई बक्सों में तो सिर्फ साड़ियाँ भरी हुई थी, भारी भारी बनारसी साड़ियाँ भी ज़्यादातर। एक लकड़ी की सुंदर सी अलमारी थी, उसमें बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें थीं। एक संदूक था जिसे खोलना तुहिना को आ ही नहीं रहा था। वो दीवार में लगा हुआ था और उसके दरवाजे पर अंदर घुसाकर खोलने वाले ताले थे। चर्रमर की आवाज़ से मम्मी भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो तुहिना को भान भी नहीं हुआ, फिर जब देखा कि वो उसे ही मुंह खोकर देख रही हैं तो तुहिना थोड़ी झेप सी गई। क्या सोच रही होंगी वो कि कैसी लड़की है, सब कुछ मानो देख ही लेगी। तुहिना झट से हाथ में पकड़ी तस्वीर को अलमारी में रखने लगी। रुको बहू, मैं खुद तुम्हें इस कमरे में लाना चाह रही थी, पर तुम्हारे ससुर जी राजी नहीं हो रहे थे, सासू माँ ने कहा तो वो थम गई। उसके बाद देर तक वे उसे अलमारी के फोटो दिखाती रहीं, बताती रहीं, सुनाती रहीं। संदूक खोलकर उसे दिखाया जिसमें सोने चांदी हीरे मोती के गहने पड़े भरे थे। एक लाल बनारसी साड़ी उसमें से निकाल कर उसे पहना दी और गहनों से लाद दिया ऊपर से नीचे तक। तुहिना आश्चर्यचकित हो सब करती रही। शाम हो चली थी। उसे लेकर वे बाहर आ गई। अंकुर भी कुर्ते पजामे में सजीला बन बैठा। पापा जी तो थे ही। देर रात माँ के हाथ के पकवानों को चाव से खाया। माँ बार बार आंखें पोंछ रही थी। दूसरे दिन सुबह तीनों पटना के लिए निकल पड़े। अंकुर माँ के गले लगकर रोने वाला इस बार अकेला नहीं था। तुहिना भी उसी व्यग्रता से रो रही थी। पापा जी कार में पहले ही जाकर बैठे थे। लौटते वक्त रास्ते भर शायद ही किसी ने आपस में बातें की होंगी, मानो सब गमगीन हो। पर तुहिना अब तक सुन रही थी, गुन रही थी जो उस दोपहर मम्मी ने उसे बताया था। दुल्हन, ई सब संभाल लो, अब मुझसे नहीं होता है। ना ना, ई फोटो को नहीं रखो अंदर, पहले इन्हें ध्यान से देखो, प्रणाम करो इनको। यही तुम्हारी सास है, राधा, अंकुर को जन्म देने वाली। मैं तो राधा दीदी के मायके से आई अनाथ हूँ, जो राधा के संग उसके ब्याह के साथ ही आई थी, उसकी देखभाल करने। क्या जानती थी कि ऐसा हो जाएगा कि सब चले जाएंगे और मैं ही रह जाऊंगी देखभाल करती हुई। सब कुछ है इस घर में, बस रहने वाले आदमी ही नहीं है। अंकुर के पिता भी अकेले थे, उसके दादा भी अकेली संतान ही थे। फिर उन्होंने तुहिना को वो बात बताई जिससे अंकुर भी अनजान था। अंकुर को जन्म देने के बाद से ही राधा दीदी बीमार रहने लगी थी। अंकुर के 6 महीने का होते होते वे चल बसी। अब इतने बड़े घर में रह गए अंकुर के पापा, दादाजी और नन्हा सा अंकुर। मैं कहाँ जाती? मैं बच्चे को सीने से लगाकर पालने लगी। जब तक अंकुर के दादाजी रहे, वे कोशिश करते रहे कि मेरी शादी हो जाए, पर ना मेरी शादी हुई और ना अंकुर के पापा ने दूसरी शादी की। हम अंकुर के माँ बाप ज़रूर थे, पर पति पत्नी नहीं। बचपन में अंकुर यहीं गांव में स्कूल में पढ़ता था। फिर कुछ बड़ा होने पर ठाकुर साहब पटना में बैंक की नौकरी करने लगे। कारण यहाँ गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगते थे हम दोनों को लेकर। फिर अंकुर को आगे अच्छी तालीम भी तो देनी थी। इतना बड़ा आदमी अपना सब कुछ मुझदाई के हाथों सौंप कर एक छोटी सी नौकरी करने लगा। अंकुर की माँ बन गई मैं, यहीं इस घर में रहने लग गई। राधा की अमानत समझ संभालती रही, सुनती भी रही ज़माने के जहरीले बोल। ठाकुर साहब तो मुझसे हिसाब भी नहीं पूछते, पर मैं कैसे कुछ गलत करती। आखिर सब मेरे बेटे अंकुर का ही तो है, पर अब अकेलापन हावी होने लगा है। ये सब धन दौलत तुम लोगों की ही है। दुल्हन, अब संभालो अपनी अमानत। अंकुर मुझे माँ समझता है, बस यही भ्रम मेरे जीने के लिए बहुत है। उम्मीद है दुल्हन, तुम हमेशा उसकी माँ को जिंदा रखोगी, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। मत तोड़ना ये भ्रम, मम्मी हाथ जोड़कर कहने लगी थी। कार पटना एयरपोर्ट पहुंचने को थी। तुहिना को अपना कहा याद आ रहा था, जिसे उसे जल्दी ही पूरा करना भी है। माँ, अब आप अकेली नहीं हैं। आप यहाँ जितना होता है समेट दें। बहुत काम कर लिया, अब आप अपने बेटे बहू के संग रहेंगी। बस अगले महीने मैं फिर आकर आपको ले जाऊंगी।
तुहिना सोच रही थी कि अचानक ध्यान आया कि मम्मी का नाम तो उसने पूछा ही नहीं। अवश्य उनका नाम अहिल्या ही होगा।